हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 4 कल कंप्लीट किए थे। आज पार्ट 5 की तरफ चलते हैं और पार्ट 5 में हम लोग स्टार्ट करेंगे चीन और दक्षिण पूर्व एशिया की हेडिंग से। तो क्लासेस स्टार्ट करते हैं। चीन के साथ भारत के प्राचीन काल से ही आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे। जल और थल दोनों के रास्ते 8वीं और 9वीं सदी में तंग शासन के अधीन चीन का समान समाज और वहाँ के सांस्कृतिक प्रगति के उच्च सोपान पर पहुँच चुकी थी। तांग शासकों के अधिराज्य मध्य एशिया और श्रीलंकिया में बहुत बड़े बड़े हिस्से पर, जिसमें कासगर भी शामिल था, फैली हुई थी। इसके कारण जिसे रेशम मार्ग कहते हैं, इससे होकर स्थलीय व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला। इस रास्ते में रेशम ही नहीं बल्कि उद्मा, चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कम कीमत रत्न पुखराज की बनी वस्तुएं भी पश्चिम एशिया, यूरोप और भारत के निर्यात की जाती थी। चीन के विदेशी व्यापारी का स्वागत होता था। इससे इससे अनेक अरब फारसी भारतीय समुद्री मार्ग से दक्षिण चीन में आए और केंटन में बस गए। 9वीं सदी के मध्य में तांग साम्राज्य का पतन हुआ तथा 10वीं सदी में इसे सुंग राजवंश में विस्थापित कर दिया। सुंग राजवंश लगभग 300 वर्ष तक चीन पर शासन करता रहा। आरंभिक सुंग काल, विशेषकर 11वीं सदी का काल, चीन से अत्यधिक आर्थिक प्रसार का काल था। इस काल के दौरान बस के अनेक यूरोपीय आविष्कारों के आधारूप सामने आए। दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और श्रीलंका के साथ चीन का समुद्री मार्ग व्यापार भी बढ़ गया। आगे चलकर 13वीं सदी में चीनी शासन तंत्र की बढ़ोतरी कमजोरी ने मंगलों को चीन विजय का अवसर दिया। इन्होंने चीन में मौत और तबाही का तांडव किया, लेकिन आगे घोर अनुशासित और अतिशील घुड़सवार दस्तों के बल में मंगोल पहली बार एक शासन के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण चीन का एकीकरण करने में सफल रहे। कुछ समय तक उन्होंने टोकिन, उत्तर वियतनाम और अनाम, दक्षिण वियतनाम को भी अपने कब्जे में रखा। उत्तर में इन्होंने कोरिया को रौंद डाला। इस तरह मंगोलों ने पूर्वी एशिया में एक ऐसा विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी गिनती दुनिया में सबसे बड़ी ताकतों में से होती थी। वेनिस का यात्री मार्को पोलो कुछ समय तक चीन ने मंगोलों शासकों का सबसे अधीन विख्यात कुबलाई खान के दरबार में रहता था। इसने इस दरबार का एक जीता जागता चित्र खींचा। मार्को पोलो समुद्री मार्ग से इटली लौट और रास्ते में उसने भारत में मालाबार को भी देखा। इस तरह संसार में विभिन्न भाग पहले से करीब आ रहे थे तथा उसने व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा रहे थे। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कुछ चीनी शासकों के विस्तारवाद मुहिम का सामना करना पड़ा। तब तक चीन एक मजबूत सेनानी तैयार कर ली थी, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्य अधिकतर स्वतंत्र हो रहे थे। इस क्षेत्र में इस काल में पनपने वाले दो सबसे शक्तिशाली राज्य शैलेंद्र और कंबुज साम्राज्य थे। शैलेंद्र राजवंश 18वीं सदी में उभरा तथा उसने श्री विजय साम्राज्य में काफ़ी हद तक विस्थापित कर दिया। शैलेंद्र साम्राज्य 10वीं सदी तक फलता फूलता रहा। इस साम्राज्य में चरम काल में इसे सुमुत्रा, जावा, मलयम प्रायद्वीप, सियाम, आधुनिक थाईलैंड के कुछ भाग शामिल थे और तेज से तेज चलने वाली नौका भी 2 साल में इस विशाल साम्राज्य का चक्कर नहीं लगा सकती थी। शैलेंद्र शासकों ने पास एक मजबूत नौसेना थी तथा चीन के साथ समुद्री व्यापार पर उसका सर्वोच्च साथ था। दक्षिण भारत में पल्लवों के पास भी एक शक्तिशाली नौसेना थी। पल्लव नौसेना विशेषकर बंगाल की खाड़ी के सक्रिय थी। दक्षिण पूर्व में देशों में चीन के साथ समुद्री व्यापार इतना महत्वपूर्ण ही चल रहा था कि 10वीं सदी में एक चोल शासन ने सुमित्रा और मलाया की ओर अपने नौसैनिकों अभियान करवाया कि ताकि संचार के समुद्र रास्ते को खुला रहा जा सके तथा व्यापार के नए अवसरों का तलाश भी जा सके। ईस्वी सामंत में आरंभिक सदी में बल्कि इससे पहले भी इस क्षेत्र के देशों ईस्वी सामंत के आरंभिक सदियों में बल्कि इससे पहले भी इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत में घनिष्ठ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध थे। अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी इस साम्राज्य को राजधानी पोलेम्बस जाते थे, जो सुमात्रा की स्थिति था।
पलेम्बम और भी पहले से सांस्कृतिक और बौद्ध अध्ययन के केंद्र बना हुआ था। इस काल में राजाओं ने यह भव्य मंदिर बनवाया। इसे सबसे प्रसिद्ध पूर्वी जावा का बोरोबुदुर मंदिर है, जो बुद्ध को समर्पित है। यह एक मुकम्मल पहाड़ी है जिसमें तराशकर 9 मंजिलें निकाली गई हैं और सबसे ऊपर की एक स्तूप है। रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्यों के दृश्य एक मंदिर के पट्टिकाओं में दिखाए गए हैं तथा ये साहित्य, लोक कला, कठपुतली के खेलों आदि के लिए पसंदीदा विषय रहे हैं। सैलिन शासक को जबाग के महाराज कहा जाता है, जिसका अर्थ स्वर्णभूमि थी। कंबुज साम्राज्य कंबोडिया और अनाम दक्षिण विनिमय के फैला हुआ था। इसने फुनान के हिंद रंग में रंगे राज्य की विस्थापित किया था, जिसमें इस क्षेत्र में पहले वर्चस्व था। कंबुज साम्राज्य 15वीं सदी में एक सफलता फूलता रहा है। इसने सांस्कृतिक विकास और समृद्धि का एक ऊंचा स्तर प्राप्त कर लिया था। कंबोडिया ने अंकोरथोम के पास स्थित मंदिर सामूहिक को इसकी सबसे शानदार उपलब्धि माना जा सकता है। मंदिर निर्माण का सिलसिला 10वीं सदी के आरंभ में हुआ। इसके बाद हर राजा अपनी याद छोड़ने के लिए यहाँ तक एक नई मंदिर बनवाता रहा और इस तरह 3.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ 200 से अधिक मंदिर बन गए। इसने एक अकोरवाट का मंदिर सबसे बड़ा है। इसमें 3 किलोमीटर लंबे बंद गलियारे हैं, जिसमें देवी देवताओं और अप्सराओं की सुंदर मूर्तियां हैं तथा कुशलता से तराशी गई ऐसी पटरियां हैं कि जिस पर रामायण और महाभारत के दृश्य अंकित हैं। 1860 में इस फ्रांसीसी द्वारा की गई खोज में पहले तक बाहरी दुनिया इमारतों में इस पूरे समूह को पूरी तरह ढक चुकी थी और एक अधिकरण जंगलों में ढक चुका था। दिलचस्प बात यह है कि मंदिर निर्माण का काल 10वीं से 12वीं सदी में तीव्रगत गति से चला, जो भारत में भी मंदिर निर्माण का सबसे शानदार काल था। मलय प्रायद्वीप की तक्कल बंदरगाह में स्थित एक रास्ते चीन सागर तक यात्रा करते हुए अनेक भारतीय व्यापारी दक्षिण चीन गए। दक्षिण पूर्वी एशिया के दोनों और दक्षिण चीन के अनेक ब्राह्मण और आगे चलकर बौद्ध भिक्षुक बस गए। बौद्ध धर्म चीन से लेकर कोरिया और जापान में पहुंचा। भारतीय भिक्षुक कोरिया में गए और वहां उन्होंने एक कोरियाई लिपि की विकास में प्रभाव किया, जो भारतीय लिपि से मिलती जुलती थी। कालांतर में भारत में जो बौद्ध धर्म का हास्य हो गया था, दक्षिण एवं पूर्वी एशिया में फलता फूलता रहा। वास्तव में वहाँ बौद्ध धर्म ने हिंदू देवी देवताओं के आत्मत किया, यहाँ तक कि उससे हिंदू मंदिरों को भी अपना लिया। यह उस समय भारत से ही घटनाओं को उल्टा था। इस तरह पश्चिम, दक्षिण और एशिया के चीन में साथ हर मडस्कर और अफ्रीका के पूर्वी तट पे देशों के साथ भारत का घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। दक्षिण पूर्वी एशिया में विभिन्न देशों ने भारत, चीन और बाहरी दुनिया के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों के लिए सेतु का काम किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के गहरे से प्रभाव होते हुए जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति विकसित की, जो उच्च स्तर की थी। अरब व्यापारी जो पहले दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करते थे, अब्बासी साम्राज्य की स्थापना के बाद वह सक्रिय हो उठे, लेकिन अरबों ने भारतीय व्यापारियों के धर्मोपदेशकों की स्थापना नहीं की। आरंभिक चरण में उन्होंने इस क्षेत्र को जनता के मुसलमान बनाने का भी कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इस तरह एक उल्लेखनीय सीमा तक धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता तथा विभिन्न संस्कृतियों के मिलन इस देश की विशेषता थी और इसने ये विशेषता आज तक बाकी है। सुमात्रा, जावा और मलाया ने इस्लाम की धीरे धीरे अपनाया। भारत में इस्लाम की स्थिति को मजबूत होने के बाद ही दूसरी जगहों पर बौद्ध धर्म फलता फूलता रहा। भारत और इन देशों में व्यापारियों और सांस्कृतिक संपर्क भी टूटे हैं। जब इंडोनेशिया और डचों, भारत, बर्मा और मलाया ने अंग्रेजों तक आगे चलकर हिंद चीन से फ्रांसीसियों ने अपने पैर जमा लिए। थैंक यू दोस्तों, आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी? आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब कल से हम आपकी ये वाली क्लास स्टार्ट करेंगे। उत्तर भारत और दक्कन, 3 साम्राज्यों का युग, 8वीं से 10वीं सदी तक की कहानी है। अध्याय 2 है, जो कि कल से हम स्टार्ट करेंगे। आपको आज की क्लासेस कैसी लगी? और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए। आपके सपोर्ट से ही हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थैंक यू।